साथियों, आजकल की पढ़ाई का जो मापदंड है वो यही है कि परीक्षा वाले दिन जितना आपको आता है परीक्षा हॉल में उसकी उल्टी करनी है। गलत है, लेकिन यही सत्य है। और इसके लिए चाहिए तीक्ष्ण स्मरण शक्ति, जो कि बहुत से लोगों की नहीं होती है। ऐसे सभी विद्यार्थियों को चाहिए कि वो 3 नियमों का पालन जरूर करें। रोज ना कर सके तो बुधवार को तो जरूर करना है। साथियों, बुधवार को आपको गौ माता को हरा चारा समर्पित करना चाहिए। गौ माता जहां पर रहती है, टहलती है, बैठती है, उस धूलि का तिलक या टीका आपको जरूर धारण करना चाहिए। और आपसे वरिष्ठ जितने भी सदस्य आपके घर में हैं, नियमित रूप से उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उनके चरण स्पर्श प्रॉपर ठीक तरीके से जरूर करने चाहिए। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हमारी जो आज की शिक्षा पद्धति है उसका मापदंड सफलता और असफलता का यह है कि आप परीक्षा हॉल में जो समय बिताते हैं, चाहे वो 1 घंटे की परीक्षा है, 3 घंटे की परीक्षा है, 2 घंटे की, जितनी मर्जी जिस अवधि की वो परीक्षा है, उस अवधि में आपको करना क्या होता है। जो आपको आंसर शीट दी हुई है, जो आपको उत्तर पुस्तिका दी हुई है, उस पर आपको अपने ज्ञान की उल्टी करनी पड़ती है। यह दुखद है, लेकिन यही सत्य है। जब तक कि शिक्षा नीति पूरी की तरह बदल नहीं जाती, जो गुरुकुल पद्धति थी जिससे कि श्रेष्ठ मनुष्य तैयार होते थे, आजकल नौकर तैयार हो रहे हैं। तो बात हम इसी की करेंगे। और बहुत सारे विद्यार्थियों का, उनके माता पिता का और उनसे कंसर्न रखने वाले हर एक व्यक्ति की यह समस्या है कि आचार्य जी, पढ़ाई तो बहुत करते हैं, दिन रात एक करते हैं। माँ बाप रात में जब भी उठते हैं, देखते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको मना करना पड़ता है कि बेटा इतना मत पढ़ो, आंखें खराब हो जाएगी, कहीं दिमाग ही खराब ना हो जाए इस प्रकार की रटंत विद्या करने से। तो पढ़ाई को अपना पूरा समय, पूरा श्रम देने के बावजूद जो परीक्षा हॉल है उसमें कई बार नर्वस हो जाता है व्यक्ति, बेचैन हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है। सब कुछ आते हुए भी उसको उस समय, क्योंकि घड़ी की टिक टिक चल रही है, समय पूरा हो रहा है, और परीक्षा हॉल से जैसे ही आपने पहला कदम बाहर रखा, तब पता लगा कि नहीं, इसका आंसर तो मुझे आता था और मैं तो ये कर सकता था, पर वो आप नहीं कर पाए। और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तो ऐसा अक्सर होता है कि जो सही है उसको गलत कर दिया, सही आते हुए भी पहले सही कर दिया, फिर उसको वापस गलत कर दिया। इस प्रकार की, जिसको हम कहते हैं कि सिली मिस्टेक्स आप करते हैं। और जब उत्तर आप देखते हैं, क्योंकि परीक्षा हॉल से बाहर जाएंगे और आजकल टेक्नोलॉजी आपको पता ही है, 2-4 घंटे के बाद में जो आंसर की है वो आ जाएगी और फिर आप सिर धुनते रहेंगे कि ये मैंने क्या कर दिया। और जब एक्चुअल रिजल्ट आएगा, तब केवल 1 या 2 या 3 नंबर से आप कट ऑफ से कम रह गए। अब 1-2 प्रश्न ठीक कर देते तो उस सूची में आपका नाम होता। तो चाहे आप एकेडमिक एजुकेशन की बात करें, चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें, जब तक कि ये पैटर्न चेंज नहीं हो जाता, मैं पर्सनली इसके बहुत खिलाफ हूं। चूंकि मैं स्टूडेंट भी रहा हूं, सिविल सर्विसेज की मैंने तैयारी भी की है, और मैं एजुकेशन में मैंने पढ़ाया भी एक शिक्षक के तौर पर भी, तो मुझे दोनों तरफ का जो अच्छे से अनुभव प्राप्त है। तो मैं बच्चों की जो समस्या है उसको बहुत ठीक ढंग से समझ सकता हूं। तो आज मैं आपको 4 ऐसी बातें बतलाने जा रहा हूं जो कि यदि आप अप्लाई करते हैं, और करना ही चाहिए आपको, यदि आपको आज के युग में परीक्षा के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से सफल होना है तो। उससे पहले मैं आपकी जन्म पत्रिका की तरफ थोड़ा सा आकर्षण जरूर चाहूंगा कि कब कब ऐसा होता है। आप जरूर अपनी जन्म पत्रिका निकाल करके रखिए ताकि आप देख सके कि ये स्थितियां हैं या नहीं। साथियों, जब एस्ट्रोलॉजी की हम बात करते हैं तो 2 ऐसे ग्रह, वैसे तो हमारे पूरे व्यक्तित्व में सभी ग्रहों का समावेश होता है, लेकिन 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका सीधे तौर पर आपकी पढ़ाई, आपके अध्ययन से संबंध है। सबसे पहला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह, क्योंकि ये बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंस का अधिपति है। आपके अंदर बुद्धि होगी तो आप कैलकुलेट कर पाएंगे, बुद्धि होगी तो किसी कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। और दूसरा जो ग्रह है वो है बृहस्पति।
और बृहस्पति जो है वो ज्ञान के अधिपति हैं। ज्ञान अर्थात अगर ट्रांसलेशन हम करते हैं, जो कि बहुत ठीक तो नहीं रहता है, बुद्धि को हमने इंटेलिजेंस कह दिया और ज्ञान को हमने कह दिया नॉलेज। तो इन दोनों ग्रहों की जो स्थिति है वो बहुत कुछ निर्धारित करती है। समझना हमको उसको बहुत आवश्यक है कि वो जन्म पत्रिका में हमें एकेडमिक किस स्तर पर रखने का कार्य कर रही है। तो बुध यदि जन्म पत्रिका में कहीं इस त्रिक भाव में बैठा हुआ है, या इस त्रिक भाव में बैठा हुआ है, या इस 12th हाउस में बैठा हुआ है, इस परिस्थिति में जो व्यक्ति है कितनी ही पढ़ाई पर वो मेहनत कर ले, लेकिन वो परीक्षा हॉल में परफॉर्म नहीं कर पाता है। साथियों, बुध जहां कहीं पर भी है, यदि वो 12 नंबर के साथ में बैठा हुआ है, चूंकि जो 12 नंबर है उसमें बुध नीच राशि के हो जाते हैं, और नीच राशि का जब बुध हो जाता है तब वो व्यक्ति की स्मरण शक्ति को कमजोर अवश्य कर देता है। इसके अतिरिक्त जन्म पत्रिका में यदि बुध कहीं ना कहीं राहु केतु के साथ में यदि विराजमान है, तब भी इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। राहु केतु या जो बुध है वो एक साथ में यदि विराजमान हो तो ये स्थितियां जरूर उत्पन्न होती हैं। या आप देखेंगे बुध की डिग्रियां, आप देखें कहीं बुध यदि 0 डिग्री का या 1 डिग्री का या 28 या 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है, तब भी वो व्यक्ति को पढ़ाई में सफल नहीं होने देते। कई बार तो वो व्यक्ति को पढ़ाई से नफरत कर देते हैं। और ये सारी बातें गुरु पर भी लागू है। गुरु की भी यदि आप स्थिति देखेंगे, बृहस्पति की यदि आप स्थिति देखेंगे, यदि वो जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं त्रिक भावों में विराजमान है गुरुदेव, या जहां कहीं पर भी 10 नंबर का अंक लिखा हुआ है, यहां पर हम उदाहरण के लिए लिख रहे हैं तो ये नीच राशि के यदि हो गए हैं, या जन्म पत्रिका में कहीं पर भी जहां राहु या केतु या शनि विराजमान है, उनके साथ में ही युति करके यदि गुरुदेव विराजमान है, तब भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। और गुरु यदि 0 डिग्री के या 1 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हो जाएं, तब भी ये सारी परिस्थितियां उत्पन्न जरूर होती है। आप देखेंगे कि व्यक्ति खासतौर पर ऐसे एग्जामिनेशन, और खासतौर पर जिसमें मुझे सीए के ज्यादातर उदाहरण नजर आते हैं, क्योंकि सीए में ऐसा अक्सर होता है कि कोई एक प्रश्न पत्र व्यक्ति का रह जाता है, मतलब हाथ ही निकल गया लेकिन जो पूंछ है वो फंस गई। इस स्थिति में सारी चीजें होती हैं। गुरु यदि अस्त भी है, गुरु यदि शुक्र के साथ में क्लोज कंजक्शन में है, तब भी ये सारी स्थितियां उत्पन्न होती है। ये तो साथियों हो गई समस्या की बात। अब समस्या है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। हमें सीधा तरीका पता होना चाहिए मेहरबानी प्राप्त करने का। तो यहां पर मैं 4 बहुत ही साधारण सी दिखने वाली है, नहीं साधारण सी दिखने वाली, साधारण रूप से करने वाली, कुछ बहुत ज्यादा आपको नहीं करना है। तो जो भी विद्यार्थी है, जो भी जातक है, उसको नित्य हो सके तो सबसे पहली बात, और नित्य अर्थात तो रोजाना नहीं कर सकता तो कम से कम बुधवार को गौ माता को हरा चारा या हरी सब्जी अपने हाथों से जरूर समर्पित करनी चाहिए। साथियों, बुध जो है वो बुद्धि का अधिपति है। बुधवार उन्हीं का वार है। हम यहां पर रोजाना की बात कर रहे हैं, एटलीस्ट बुधवार को तो आपको जरूर करना है। साथियों, दूसरा, जिस दिन आपकी परीक्षा है, जिस दिन आपका इंटरव्यू है, आप देखेंगे, क्योंकि ये इस पर लोग बहाने बहुत ज्यादा बनाते हैं, जब भी कोई उपाय बताया जाता है तो बजाय इस प्रकार के कमेंट आने के कि हाँ आचार्य जी करेंगे, ये कैसे करें, मैं तो विदेश में रहता हूं, मैं फलाना रहता हूं, मेरे यहां से ये चीज बहुत दूर है, ये तो अवेलेबल ही नहीं है। जहां चाह है ना वहां रहा है। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। डेफिनेटली आपको भी पता है, उपाय बताना हमारा कार्य है, करना आपका कार्य है। यदि आपको सफलता चाहिए तो आपको करना ही पड़ेगी। तो जहां पर गौ माता निवास करती है, देशी गौ माता की हम बात कर रहे हैं, जहां पर वो बंधी हुई है, उठती हैं, बैठती हैं, उस धूली का तिलक लगा करके आप यदि जाते हैं, साथियों गौ माता में साक्षात 9 के 9 ग्रह, 33 करोड़ देवी देवता सब उनमें शामिल है। उनकी सूर्य नाड़ी इतनी एक्टिव है कि उसका अंश मात्र आपके साथ में है तो आपका हो गया फिर बेड़ा पार। दूसरी बात तो ये हो गई। तीसरी बात,
आपके घर में तुलसी का पौधा जरूर होगा, ये मैं मान करके चलता हूं, क्योंकि सभी सनातन धर्मावलंबियों के यहां पर ये अनिवार्य रूप से होता ही है। तो तुलसी का जो पौधा है उसमें तुलसी के पत्ते होते हैं, जाहिर सी बात है। तो तुलसी के जो पत्ते हैं वो आप बुधवार को प्रातःकाल उनसे माफी मांग करके 5 जो पत्ते हैं वो किसी भी पात्र में थोड़ा सा जल लेकर के उसमें 5 पत्ते डाल दीजिए, दिन भर उसमें रहने दीजिए और संध्या काल को उसी का जो रस है, क्योंकि रस उसमें आ गया होगा, एक पत्ता भी लीजिए, थोड़ा सा जल भी लीजिए और थोड़ी सी मिश्री आप उसमें शामिल कर लीजिए और उसका आप चरणामृत के रूप में सेवन करिए। और ठीक इसी का सेवन परीक्षा वाले दिन घर से निकलने से पहले आपको जरूर करना चाहिए। और चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कि आपके घर में जितने भी आपसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आपसे जितने भी सीनियर हैं उम्र में, उन सब के चरण स्पर्श प्रॉपर तरीके से आपको जरूर करने चाहिए, उनका आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। ये चारों कार्य भी यदि आपने कर दिए, मैं नहीं समझता कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही जटिल हो, कितनी ही कठिन हो, उसको यदि आपने मेहनत की है, अभी तक क्या होता चला जा रहा है, आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा। इसके बाद में जब आप मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी आपको जरूर मिलेगा, ये मेरा दावा है। अब एक बोनस की बात भी करते चलते हैं। जब भी आपकी जो भी स्टडी टेबल है, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो पढ़ने के लिए बैठने से पहले कम से कम 7 बार आप इस मंत्र का जाप करें, जो कि मैं अभी आपको बतलाने जा रहा हूं। हमारी साथियों जो संस्कृति है उसमें पढ़ाई को बोझ नहीं माना गया है। एक बहुत ही मामूली सा आप देखते हैं कि हर कोई कहता है कि जिस काम से आप प्यार करते हो उसमें आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। आप पढ़ाई को बोझ समझोगे तो कैसे आप उसमें सफल हो सकते हो? यदि आप अपने काम से प्यार करते हो, और उसके लिए कितना सुंदर शब्द है, हमारी जो विद्या की देवी है उनका नाम क्या है यदि आपने ध्यान दिया हो, तो वो है सरस्वती। मतलब रस लेना है आपको, रस के साथ में सरस्वती है, वो बोझ नहीं है। और यदि आपको मां सरस्वती का आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर आपको पढ़ाई में रस भी आएगा, पढ़ाई से प्यार भी होगा और नंबर तो बढ़ने उसमें एक बोनस की बात है। तो साथियों मंत्र जो है वो कुछ इस प्रकार है। ओम एम ह्रीम क्लीम सरस्वते नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितः, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। माता सरस्वती का मंत्र है, 7 बार आप इसका उच्चारण करेंगे, पढ़ने के लिए बैठेंगे, फिर देखिए कि कठिन से कठिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कैसे आसानी से समझ में आता है और परीक्षा में भी आपकी जो परफॉर्मेंस है वो उच्चतम स्तर की जरूर होगी। तो साथियों आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।